नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सी-टेट के लिए कक्षा 6 से 8 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 6 कर लिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार बताना है विकास को प्रभावित करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है भाषा, पुनर्वलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ये सही है। भौतिक विश्व मतलब समाज, भौतिक विश्व मतलब समाज। ठीक। और भी संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक क्या माना जाता है? और देखिए पियाजे के अनुसार बता रहे हैं। पियाजे के अनुसार पूछ लेता है ये सब। देखिए आत्मसात्करण, आत्मसात्करण, समायोजन, समायोजन, जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता, भौतिक अनुभव, भौतिक अनुभव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो 4 हैं, देख लीजिएगा उसको। अगला है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है? ऑप्शन है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ये अमूर्त चिंतन और अभिकल्पनात्मक ये सब तो औपचारिक में आएगा। ठीक, ये सब औपचारिक में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? कौन सा है? दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। बी है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करने की वह अच्छा या बुरा है। ठीक। तीसरा दिया है अच्छा लड़का वह अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। डी दिया है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जा सकते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन सा जोड़ा सही है? तो ये है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। चलिए अगला है वाइगोत्स्की की संतुष्टि, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं,
स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक, ये व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है उसके सामाजिक संदर्भ में, अवबोधन और अवबोधनात्मक प्रक्रियाओं में, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 5। हम लोग 4 नहीं देखें क्या? नहीं देखे तो हैं, इसका देखें जिसका डी सही ऑप्शन है ना। ठीक, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवबोधनात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। बी है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। सी है सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। डी है सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि ये किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो ये देखा जाता है हावर्ड गार्डनर के, हावर्ड गार्डनर के अनुसार देखा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो इसमें कौन सा एक है भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल कर सकने की योग्यता, स्वराग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, भाषा, भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारे विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है कौन? भाषा। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्र में बढ़ सकती है या सकता है क्या? ऑप्शन है लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग सशक्तिकरण, लिंग भूमिका निर्वाह खेल, लिंग स्थिरता। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लिंग रूढ़िबद्धता
क्योंकि सिर्फ महिलाएं ही घर का काम नहीं कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक, उन्हीं के ऊपर ये नहीं थोपा जा सकता है। महिलाएं भी डॉक्टर बन सकती हैं और पायलट भी बन सकती हैं। तो ये लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। ऑप्शन है केवल एक, न एक न दो, केवल दो, एक और दो, दोनों। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक और दो, दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, ऑप्शन है आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन आकलन को सीमित कर देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे के उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। अगला है उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। अगला है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। तो इसमें सही कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन नंबर एक, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, जिससे वह सीख सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। अब कैसे कर सकता है? ऑप्शन है उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल न करें, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूत व्यवहार करने के लिए कहकर। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न नहीं देकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 15, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें पृथक करे उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अधिगमकर्ता केंद्रित का आशय है। ऑप्शन है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता यानी पात्र होता है, कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ता केंद्रित का आशय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? इसमें कौन सा है जो एक सीखने के लिए प्रमुख है? ऑप्शन है, अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन, रटकर याद करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुबंधन। सीखने के लिए प्रमुख है वो है अनुबंधन। ठीक, इस पे अनुबंधन पे दो सिद्धांत भी हैं। कौन कौन? एक शास्त्रीय अनुबंधन, और है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक, ये दो सिद्धांत भी हैं अनुबंधन पे आधारित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम ऑप्शन है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह है पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? ऑप्शन दिया है, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध कराकर।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप कहें कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देके समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्तांकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। विविध प्रकार के कार्यों और परीक्षण देंगे। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विविध प्रकार के कार्यों और परीक्षण देंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। ऑप्शन है, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, बच्चे की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का प्रयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 22 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन है, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चर्चाओं के अवसर देना। ठीक। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, अधिगम तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? इसमें कौन है जो बच्चों के सीखने को सक्षम बनाती है? ऑप्शन है, संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान। महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती वो है व्याख्यान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक कथन नहीं है? तो इसमें कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये है ऑप्शन, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा से आगे जाते हैं। विकासात्मक जब से किशोरावस्था तक, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? विकास के बारे में
कौन सा सही नहीं बताना है। तो ए विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता और फिर पीछे की ओर, एक गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि है तो मध्य बचपन अवधि कौन सी है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 11 वर्ष के बाद, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है किसका है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ऑप्शन डी है, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन है समाजीकरण, विकास, सीखना, परिपक्वता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण। एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए कौशल का अर्जन प्रारंभ करता है, वो है समाजीकरण। चलिए ये रहे आज के CDP के 30 प्रश्न। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।